टू मेडिकोज, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम टीबी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, एटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी आज देखेंगे और प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स वगैरह कवर कर दिए थे। ओके, सो आज हम पैथोफिजियोलॉजी यानी कैसे हमारे बैक्टीरिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी में चेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में स्टडी करना है। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया बाय द इनहेलेशन ऑफ द ड्रॉपलेट। यानी फर्स्ट हमने क्या किया, हमने जैसे ही बैक्टीरिया इनहेल किया, बाय चांस गलती से हमने कोई अटेंसिल टच कर लिया या फिर किसी ने स्नीजिंग कर दी जो टीबी पेशेंट है, और वो ड्रॉपलेट हमने इनहेल किया, वो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन उसके अंदर है वो हमारे बॉडी में आएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ द बेसिलाई टू द टर्मिनल एल्वेलाई, अब वो हमारे एल्वेलाई के अंदर आता है। एल्वेलाई में आने के बाद इंजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय द मैक्रोफेज, अब जैसे ही वो हमारी बॉडी में आता है हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। उसमें स्पेशली हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, तो वो जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो उसे खाने के लिए वो जाते हैं। अब जब वो खाते हैं, फाइट करते हैं, जब तक वो फाइट कर सकते हैं करते हैं, अगर फाइट कर लिया तो हम बच जाते हैं। ओके, लेकिन बाय चांस अगर हमारा मैक्रोफेज वीक हो जाता है, वही बोला जाता है कि अगर हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो कोई भी बैक्टीरिया हमारे लिए क्या कर सकता है, डेडली हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं डिसीज कॉज कर सकता है। तो इसी तरीके से जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आता है, बेसिलाई बैक्टीरिया यानी ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया आएगा, तो मैक्रोफेजेस उससे लड़ने के लिए जाते हैं और उसे इंजेस्ट करते हैं यानी खा जाते हैं। फॉलोड बाय, अब खाते हैं तो हैं, अगर उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसी को टारगेट बना लेता है, यानी हमारे वीक मैक्रोफेजेस के अंदर ही क्या करने लगता है, अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन होने लगता है बैक्टीरिया का विद इन द मैक्रोफेज सेल, यानी जो हमारे इम्यूनिटी सेल है उसी के अंदर वो क्या कर रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ बैक्टीरिया टू द रीजनल लिम्फ नोड्स बाय द इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस विद कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन, यानी अब धीरे धीरे जहाँ जहाँ हमारा इम्यूनिटी सेल जाएगा वहाँ वहाँ वो बैक्टीरिया ट्रांसपोर्ट होता जाएगा, और क्या होगा, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो वो स्प्रेड हो जाते हैं, और साथ के साथ उनका मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ओके, एक्सटेंशन ऑफ द बैक्टीरिया विद 4 to 6 वीक आफ्टर द इनहेलेशन, यानी कि जो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया है वो उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है, अगर हम देखें 4 to 6 वीक्स उसे लग जाते हैं प्रॉपर ग्रोथ करने में, कॉलोनी बनाने में। ठीक है, और वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पूरी तरीके से फैल चुके होते हैं, और अदर रीजनल नोड्स पे यानी कि लिम्फ नोड्स, अदर ऑर्गन पे भी क्या करते हैं, वो अटैक करने लगते हैं। ओके, अब धीरे धीरे क्या है, जब उनकी ग्रोथ बन गई यानी कॉलोनीज बन चुकी हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया रिलीज द टॉक्सिन ट्यूबरक्यूलिन इन द ब्लड, जब उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है वो मैक्रोफेज सेल से बर्स्ट होके निकलते हैं और क्या रिलीज करते हैं, ट्यूबरक्यूलिन नाम का एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो वो क्या करेगा, ट्यूबरक्यूलिन क्या इनिशिएट करेगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। अब टॉक्सिन क्या है, टॉक्सिन जैसे रिलीज हुआ, हमारी इम्यूनिटी अगर लड़ पाती है तो उस टाइम पे लड़ेगी, अगर नहीं लड़ पाती है, हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिव है उस चीज़ के लिए, तो फिर हम क्या करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, यानी टीबी बैक्टीरिया क्या हो जाता है, जीत जाता है, विन कर जाता है एज कम्पेयर टू हमारे मैक्रोफेज सेल यानी इम्यूनिटी सेल से, और वहीं पर फिर टीबी जैसी बीमारी डेवलप होती है। और सक्सेसफुल कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हुआ तो टीबी डेवलप होगी, और फिर वहाँ पे दोबारा हो सकता है कि वो लेटेंट फेज में चला जाए, यानी वहाँ पे बैक्टीरिया अपना जो एक्शन है वो ना दिखाए, केवल वहाँ पे अपनी ग्रोथ करता रहे, और एक टाइम बाद वो रीएक्टिवेट हो जाएगा अगर बाय चांस तुम्हारी इम्यूनिटी वीक होती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। अगर पहले से ही वीक है तो फिर वहाँ पे टीबी जैसी प्रॉब्लम डेवलप होगी। ओके, सो अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बाद सिम्टम्स। ओके, अगर एक रिकैप करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं, जैसा कि पैथोफिजियोलॉजी में सिंपली ये बताया गया है कैसे बैक्टीरिया एंटर करता है हमारी बॉडी में, कैसे अपनी ग्रोथ कर रहा है, वो एंटर करते ही हमारे मैक्रोफेजेस से लड़ता है, और हमारे मैक्रोफेज के अंदर ये क्या करता है, अपनी ग्रोथ करके अपने नंबर्स बढ़ाता है और टॉक्सिन रिलीज करता है। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो वो टीबी जैसी प्रॉब्लम डेवलप होती है, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कुछ टाइम के लिए बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ वहाँ पे शांति से करता रहता है ताकि हमें पता भी ना लगे। ओके, तो इस तरीके से टीबी का अटैक होता है। ओके, और बॉडी में डेवलप होती है, और क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, कॉमन सिम्टम्स आएंगे, वही सिम्टम्स हम यहाँ पे देखेंगे। सो कॉमन सिम्टम्स क्या आते हैं, ड्राई कफ होगा, फीवर होगा, ठीक है, फीलिंग अनवेल, कब तक हम मोर देन 2 to 3 वीक्स, अगर हमें 2 से 3 वीक
तक हमें क्या रहता है, ड्राई कफ रहता है फीवर के साथ, और हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो एक बार हमें अपने टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये साइन सिम्टम्स है किसके, हमारे टीबी के। ओके, आफ्टर 2 to 6 वीक क्या सिम्टम्स आएंगे, जब बैक्टीरिया के बॉडी में आने के 2 से 6 वीक हो जाते हैं, यानी कि 2 से 6 वीक यानी 1 डेढ़ महीने, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर हमें कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि परसिस्टेंट कफ है विद ग्रीनिश और येलोइश स्पूटम, यानी कि जो स्पूटम कफिंग हो रही है, उसके साथ साथ जो बलगम रिलीज हो रहा है वो कैसा होगा, ग्रीन येलोइश होगा, तो मतलब वो कहीं ना कहीं टीबी की तरफ सिम्टम्स दे रहे हैं। चेस्ट पेन होगा ड्यूरिंग द डीप इनहेलेशन, ब्रीथ शॉर्टनेस होगी, ओके, फीवर होगा, पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा। क्यों वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, हमें भूख नहीं लग रही है, ओके, तो इन कारणों की वजह से वेट लॉस भी होगा। एक्सेसिव स्वेटिंग एट द नाइट के टाइम पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, थकान होगी, ओके, रिसॉल्व निमोनिया, और निमोनिया जैसी प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। सो नोट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्पोटम एंड नाइट स्वेट प्रोग्रेस ऑफ डिसीज, जैसे जैसे स्पूटम का प्रोडक्शन ज़्यादा होता जाएगा और नाइट स्वेटिंग भी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब हमारी जो डिसीज़ है क्या है, प्रोग्रेस कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर होती जा रही है। तो इस वजह से हमें सिम्टम्स देखते ही हमें क्या करना चाहिए, कुछ डायग्नोसिस करवाने चाहिए। डायग्नोसिस यानी टेस्ट, क्या कर डायग्नोसिस करोगे, कैसे पता करेंगे कि हमें टीबी जैसी प्रॉब्लम है या नहीं, उसके लिए कुछ हमारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंटॉक्स टेस्ट वही स्किन टेस्ट बोला जाता है। इसमें प्योरीफाइड प्रोटीन ड्राइव स्किन टेस्ट किया जाता है, यानी स्किन हमारे एपिडर्मिस लेयर में इंजेक्शन लगाया जाता है, और सर्कल से मार्किंग करके हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे कि 48 आवर टू 72 आवर विद इन, अगर इतने आवर के बीच में रेड स्वेलिंग होती है, तो मतलब कहीं ना कहीं टीबी है। ओके, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं ताकि हमें ये ऑब्जर्व हो जाए कि इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है। ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं टू कंफर्म द लेटेंट और एक्टिव टीबी, ताकि ब्लड टेस्ट से हमें ये पता लग जाए कोई बैक्टीरिया है जो टीबी कॉज कर रहा है। यूज सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, यानी ये कुछ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ करके हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं ब्लड की, मतलब उसका साइज़ देख सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में जो सेल्स होते हैं उनका साइज़ कैसा है, नॉर्मल है क्या है। ओके, सीटी स्कैन कर सकते हैं, स्पूटम टेस्ट करेंगे ताकि हमें ये पता लग जाए, टू टेस्ट द ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेंस ऑफ द टीबी, यानी कोई ऐसा तो बैक्टीरिया नहीं है जो कि ड्रग के लिए रेजिस्टेंस हो कर रहा है। तो ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हमें टीबी का पता लग जाए। ओके, सो अगर हम देखें इसका ट्रीटमेंट क्या है, सो ट्रीटमेंट होगा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी हम बिना मेडिसिन के किस तरीके से टीबी को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो इसमें एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेना है, हमें मेडिको सोशल अवेयरनेस करनी है, यानी कि हमें सोशल अवेयरनेस फैलानी है कि किस तरीके से हम टीबी को प्रिवेंट कर सकते हैं और टीबी को क्योर भी कर सकते हैं। ओके, सो बेसिली कालमेट क्योरिन वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन दी जाती है ताकि हम टीबी को प्रिवेंट कर सकें। ओके, लेस क्राउडेड लिविंग कंडीशन, यानी हमें ऐसे एरिया में रहना चाहिए जहाँ पे लेस क्राउड हो, बहुत कम भीड़ भाड़ एरिया में रहना चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए कि हम क्राउडेड एरिया में ना जाए। अवॉइड डस्ट एंड अवॉइड स्मोकिंग, ये बेसिक हमारे कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड हैं। फार्माकोलॉजिकली हम क्या कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल यानी मेडिसिन के हेल्प से कैसे हम टीबी को क्योर और प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट लाइन थेरेपी यानी कि ऐसे ड्रग जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करी जाती हैं, प्लस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और हमारे लिए सेफ होती है, उन्हें फर्स्ट लाइन थेरेपी बोला जाता है। जैसे कि हाई एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी होती है, लो टॉक्सिसिटी होती है, एग्जाम्पल में आइसोनियाजेड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, सेकेंड लाइन थेरेपी देखें तो जो इससे थोड़ी सी कम एक्टिव होगी, इफेक्टिव होगी और लेस सेफ होगी, जैसे कि लो एंटी टीबी एक्टिविटी होगी, हाई टॉक्सिसिटी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट लाइन थेरेपी। ओके, यूज्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये बहुत स्पेशल कंडीशन में यूज़ करी जाती है, जैसे कि थायोएसिटाजोन पास करके है पीएस। ओके, एथियोनामाइड, कैनामाइसिन, अमीकासिन, ये सेकेंड लाइन थेरेपी में यूज़ करी जा रही है।
और कुछ हमारे अदर्स में आती है जो कि न्यू ड्रग्स हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई, ओफ्लॉक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ओके, ये हमारी अदर्स कैटेगरी है। कॉम्बिनेशन थेरेपी यानी कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के ड्रग्स को मिक्स करके हम क्या बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी बना रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं यही फर्स्ट लाइन आपस में कॉम्बिनेशन बना के दी जा रही है ताकि इससे अच्छा इफेक्ट आए, लेकिन फर्स्ट लाइन बेस्ट है हमारे लिए। ओके, तो कॉम्बिनेशन थेरेपी में जैसे कि रिफेम्पिसिन हो गया, आइसोनियाजिड हो गया, ओके, पायराजिनामाइड हो गया, और हमारा ये हो गया एथम्ब्यूटोल। तो इसका ये कॉम्बिनेशन आता है 150 mg प्लस 70 mg, 400 mg, 275 mg। ये mg के साथ दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन कैसे प्रिपेयर होता है। ये मार्केट में कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन आता है कि हमने उसमें रिफेम्पिसिन प्लस आइसोनियाजिड प्लस पायराजिनामाइड इतने इतने mg में हमने मिक्स करके एक न्यू कॉम्बिनेशन बना दिया। ये भी हमारी ड्रग इफेक्टिव होती है। और लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो गया है हमारे लंग्स में। सो ये हमारे कुछ ट्रीटमेंट मेथड थे। ओके, सो बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। एक्सटर्नल एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये मेरे अकॉर्डिंग कंटेंट आपके लिए इनफ है। अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और प्रेजेंटेशन भी कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए ताकि एग्जामिनर को एग्जामिन करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू सो मच।